आज हम लोगों का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, 12th का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है विलयन। ठीक है, विलयन और इनके अनुसंख्य गुणधर्मों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है। तो आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, 9th सब क्लास में भी सब टॉपिक था विलयन के बारे में, तो उतना डिटेल में नहीं था, यहाँ ज्यादा दिया गया है। तो विलयन क्या होता है, देखिए विलयन होता क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब भी एक साथ मिल जाएगा तो विलयन बनेगा। इसलिए विलयन का डेफिनेशन क्या देते हैं, दो या दो से अधिक घटक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, अर्थात समांगी का मतलब क्या है, एक समान मिश्रण होना चाहिए, दोनों एक रूप में आ जाना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, विलयन। अर्थात ऐसा मिश्रण जिनके अवयवों के बीच में हम स्पष्ट रूप से विभाजन रेखा नहीं खींच सकेंगे तो उसे विलयन में रखेंगे। मतलब उनमें कौन कौन से अवयव मिले हैं उनको हम अलग करके नहीं दिखा सकते, ये चीज है, ये चीज है, तो उसे हम लोग बोलेंगे विलयन। ठीक है, तो दो या दो से अधिक घटक का समांगी मिश्रण है ना, होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसे विलयन कहेंगे। समांगी मिश्रण का मतलब ये ऐसा मिश्रण, समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि ऐसा मिश्रण जिनके अवयवों के बीच में हम स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींच सकते हैं उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। मतलब जिनमें भी किसी भी मिश्रण में जितने भी अवयव मिले हैं उन अवयवों को हम अलग अलग करके नहीं बता सकते हैं, दिखा के कि ये चीज ये मिला है कि इसमें ये दूसरा चीज मिला है, तो उन मिश्रण को हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है, तो विलयन भी क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ठीक, तो विलयन में भी कई अवस्था होता है, वास्तविक विलयन होता है, निलंबन होता है, कोलाइड होता है, इन सब के विषय में आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो विलयन क्या है, तो दो या दो से अधिक घटक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक, अब देखिए विलयन क्या होता है कि विलयन में दो घटक भी हो सकता है, दो से ज्यादा घटक भी हो सकता है। तो देखिए कि दो घटक वाले विलयन को बोलेंगे क्या, द्वितीय विलयन, है ना। दो घटक वाले विलयन को बोलेंगे द्वितीय विलयन या द्वितीयक विलयन, है ना, यानी बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो घटक वाले विलयन को क्या बोलेंगे, द्वितीयक विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, अब तीन घटक वाले विलयन को बोलेंगे तृतीयक विलयन, टर्शियरी सॉल्यूशन। मतलब जिसमें तीन घटक हो, जिस विलयन में तीन घटक मिला दिया जाए उसे बोलेंगे तृतीयक विलयन यानी टर्शियरी सॉल्यूशन। और अगला है कि चार घटक वाले विलयन को बोलेंगे चतुष्क विलयन, जिनमें चार घटक मिला हुआ है ना, वैसा विलयन जिनमें चार घटक हो तो चतुष्क विलयन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसमें लिखे हैं कि विलयन में देखिए जिस अवयव की अधिकता होती है, विलयन में जिस घटक या जिस अवयव की अधिकता होती है उसे कहेंगे विलायक, यानी जिसमें घुलाया गया वो है विलायक, और जो पदार्थ घुल रहा है वो है विलेय। अर्थात हम ऐसा बोलते हैं कि विलयन में जिस घटक की अधिकता होती है उसे कहते हैं विलायक, तथा जिस घटक की न्यूनता होती है यानी जिस घटक की कमी होती है उसे बोलेंगे विलेय। ठीक है, तो विलयन में जिस घटक की अधिकता होती है उसे विलायक, और जिस घटक की न्यूनता होती है यानी कमी होती है उसे बोलते हैं विलायक। ठीक है, क्लियर, तो यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, तो अर्थात ऐसा करिए जिसमें घुला है वो है विलायक, जो घुल रहा है वो है विलेय। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी में हम चीनी घोल रहे हैं, तो पानी है 1 लीटर पानी है, उसमें हमने 50 ग्राम चीनी घुला दिया, तो चीनी हो गया विलेय और पानी हो गया विलायक। ठीक है, चलिए ये है विलेय और विलायक, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगला देखिए विलयन के प्रकार। देखिए विलयन जो होता है ऐसा नहीं कि आपको, हम लोग सामान्यतः क्या जानते हैं कि विलायक जो होगा ना वो द्रव होना चाहिए और विलेय कोई ठोस होता है। जैसे पानी एक है और चीनी है, तो चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, यानी पानी आपको हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय। ऐसा हम लोग समझते हैं कि विलयन में विलायक जो है आपका द्रव होना चाहिए और विलेय ठोस होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विलयन में विलेय जो है आपका ठोस ही होगा और विलायक हमेशा द्रवी होगा। तो विलेय और विलायक ठोस द्रव गैस किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक, इसीलिए हमने लिखा है, देखो सामान्यतः विलयन में कोई पदार्थ जो है, सामान्यतः विलयन में कोई पदार्थ विलेय और कोई द्रव विलायक रहता है। सामान्यतः विलयन में जो कोई पदार्थ है वो आपका विलेय होगा और कोई द्रव यानी कोई लिक्विड जो है वो आपका विलायक रहता है, ऐसा हम लोग समझते हैं, है ना। लेकिन किंतु पदार्थ की कोई भी अवस्था, किंतु पदार्थ की कोई भी अवस्था, अर्थात पदार्थ की तीन अवस्था माना गया, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ की कोई भी अवस्था जो है विलेय या विलायक हो सकती है। ठीक है, पदार्थ की कोई भी अवस्था यानी ठोस, द्रव या गैस में कोई भी अवस्था विलेय हो सकता है और कोई भी अवस्था विलायक हो सकता है। इसी आधार पर हम लोग विलयन को 7 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा था, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो है 7 प्रकार का हो सकता है। ठीक, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर, अर्थात ठोस, द्रव या गैस होने के आधार पर विलेय या विलायक ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, किस अवस्था में होगा, इस आधार पर जो है विलयन 7 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिए इधर हमने लिखा विलेय और इधर लिखा है विलायक। तो जैसे ठोस और द्रव का मिश्रण विलयन, जिसमें विलेय ठोस लिया है और विलायक द्रव लिया है, ठोस को द्रव में घुलाया जाएगा। जैसे सोडा या चीनी का जल में विलयन,
सोडा या चीनी का जल में विलयन क्या होगा, ठोस का द्रव में विलयन होगा, यानी ठोस को द्रव में घुलाया जाएगा। चीनी ठोस है, सोडा ठोस होता है, और उसको द्रव में घुलाएंगे तो ठोस और द्रव का विलयन होगा, है ना, जिसमें ठोस विलय और द्रव विलायक है। इसी प्रकार के ठोस ठोस का विलयन, ठोस और ठोस का विलयन, यानी विलय भी ठोस होगा और विलायक भी ठोस होगा। जैसे लिखे मिश्र धातु, इस्पात, मिश्र धातु जो बनता है, जैसे मान लीजिए पीतल, तांबा और कांसा को मिला के पीतल बनता है ना, तांबा और जस्ता को मिला के पीतल बनता है। टीन और कांसा बनता है, तांबा और पीतल जो बनता है, तांबा और जस्ता को मिलाने से पीतल बनता है। तो तांबा और जस्ता दोनों आपका क्या है, ठोस अवस्था में होता है। इसी प्रकार से होता है जैसे कांसा, है ना, यानी टीन और जस्ता को मिला करके कांसा बन जाता है। ठीक, ये सभी मिश्र धातु में होता है, जिनमें दोनों ठोस रूप में ही रहेगा। ये भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। ठीक है, अगला लिखे हमने द्रव और द्रव का विलयन, तो जिसमें विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। जैसे जल में एल्कोहल का विलयन, है ना, जल में एल्कोहल को मिला, यानी कि विलयन जो है आपका द्रव में द्रव का विलयन हो गया, यानी एल्कोहल में जल मिला करके अलग अलग चीजें बनाया जाता है। जैसे आपको वाइन बनता है, वाइन का ही कई कैटेगरी होता है, जिसमें विस्की और ब्रांडी क्या क्या आता है, ढेरों कैटेगरी का। तो उन समय क्या होता है कि एल्कोहल एक निश्चित मात्रा में रहता है, ठीक है, तो उसमें एल्कोहल का अलग अलग परसेंटेज होता है, जिनमें कि जल में उसको घुला करके ये बनाया जाता है, जल में उसको मिला करके तब बनता है। ठीक, तो द्रव और द्रव का विलयन होता है, यानी कि द्रव और द्रव का विलयन हो गया आपका, जिसमें विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। तो इसका जैसे उदाहरण लिखे, जल में एल्कोहल का विलयन हो गया। अगला लिखे द्रव और ठोस का विलयन, जिसमें विलय आपका द्रव है, विलायक ठोस है। जैसे कि सोडियम के साथ पारा का अमलगम, सोडियम के साथ पारा का अमलगम, अमलगम क्या होता है, एक तरह से कीचड़। सोडियम और पारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पारा कमरे के तापमान में क्या होता है, द्रव रूप में होता है, यानी आपको लिक्विड रूप में रहेगा। तो सोडियम को पारा के साथ मिला के उसका अमलगम बनेगा, कीचड़ टाइप का बन जाएगा। तो वो जो होगा आपका द्रव और ठोस का मिश्रण हो जाए, जिसमें यानी कि विलय जो है आपका द्रव, यानी पारा जो है ये आपका विलय हो गया, द्रव हो गया, और सोडियम हो गया ठोस रूप में, दोनों मिला करके उसका अमलगम बन जाएगा। ऐसे ही पहले के टाइम में जो ना मूर्तियां जब बनती थी प्राचीन काल में, उसमें यानी कि पारा के साथ सोना को मिला के उसका अमलगम बनाया जाता था। ठीक है, और उसको किसी दूसरे धातु के मूर्तियों पे उनको लेप लगाया जाता है। जैसे पारा और सोना को मिला के जब गर्म करता है तो पारा और सोना को मिलाया जाता है, तो वो सोना जो है पारा में पूरी तरह से घुल जाता है, एकदम कीचड़ टाइप का लगेगा, बन गया। उसको क्या करता था, दूसरी धातुओं के जो मूर्तियां या बर्तन होता तो उसके ऊपर लेप लगा देता, मल देता था उसको ऊपर से, तो उसके ऊपर पूरा कीचड़ लग गया, यानी सोना और पारा मिलकर के जो अमलगम बना घुल जाता था सोना उसमें पारा में, तो अमलगम बन जाता था। फिर उसको क्या करता था, उसको गर्म करता था तो पारा वाष्पीकृत होकर उड़ जाता था और सोना उसका परत उसके ऊपर जम जाता था। इस तरह से वो धातु क्या होता था, बहुत ज्यादा दिनों तक वो मूर्ति या बर्तन चमकीला रहता था, क्योंकि सोना की रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, सोना बहुत कम क्रियाशील होता है, जो वायुमंडलीय कारक जितने भी उनसे क्रिया ही नहीं करता है, इसलिए उनकी चमक बहुत बनी रहती है, जल्दी खराब ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया द्रव और ठोस। इसके बाद है गैस और ठोस। तो गैस और ठोस का विलयन, तो जिसमें विलय गैस है और विलायक ठोस है। जैसे पैलेडियम धातु में H2 का अधिशोषण। ये अधिशोषण क्या होता है, ये भी चैप्टर हम लोग का, इसमें एक चैप्टर से अधिशोषण के विषय में, तो वहां हम लोग जानेंगे। तो यानी कि पैलेडियम धातु में H2 का अधिशोषण। ठीक, तो पैलेडियम धातु में H2 का अधिशोषण होने जो होगा, इसमें गैस और ठोस का ये ना, गैस और ठोस का विलयन बनेगा, जिसमें गैस आपका विलय होगा, ठोस विलय होगा। यानी हाइड्रोजन जो है पैलेडियम धातु में अधिशोषित हो जाएगा, हाइड्रोजन के अणु पैलेडियम के अणु के साथ जुड़ने लगेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अधिशोषण। ठीक, अब देखिए गैस क्या है, गैस और द्रव का विलयन। गैस द्रव का विलयन, जैसे जल में ऑक्सीजन, यानी जल में ऑक्सीजन को घुला दिया जाए, जल में ऑक्सीजन घुला रहता है। ऐसे जल में CO2, जैसे हम लोग जो आजकल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कई तरह के कोल्ड ड्रिंक्स जो आते हैं, उसमें भी क्या होता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत उच्च दाब से भर दिया जाता है। यानी जब जल में काफी ज्यादा हाई प्रेशर से हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है, तो गैस और द्रव दोनों एक साथ मिल जाता है। ठीक, पानी और जो हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दोनों एक दूसरे के साथ घुल जाता है, और फिर यानी कि उसे हम लोग पीने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जो अलग अलग कंपनी के कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कभी क्या करते हैं, बोतल को यानी खोल के हिला देते हैं, तो सारा गैस क्या होता है, बाहर निकलने लगता है तेजी से, क्योंकि गैस की काइनेटिक ऊर्जा जो है ज्यादा होता है, गैस की ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए गैस हमेशा क्या होगा, यानी उसके अणु को छोड़ करके, जल के अणु को छोड़ के बाहर निकलने लगता है। इसी के साथ क्या होता है, झाग के रूप में तेजी से बाहर निकलने लगता है, समझे, क्योंकि गैस क्या होता है, हमेशा ऊपर की ओर उड़ता है। चलिए, तो गैस और द्रव का विलयन हो गया। अगला गैस और गैस का विलयन, जैसे वायु में कई प्रकार के गैस घुले होते हैं। ठीक, तो गैस और गैस का विलयन हो गया, जैसे वायु है, या वायु में गैसों का मिश्रण भी बोल सकते हैं, कई सारे गैस का मिश्रण होता है। ठीक, तो वो आपका गैस में गैस का मिश्रण हो जाएगा। तो ये सब है
यानी भौतिक विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलयन मेनली ये 7 प्रकार के। चलिए अगला है फिर हमारा तनु और सांद्र विलयन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो तनु का अंग्रेजी होता है डाइल्यूट और सांद्र का होता है कंसंट्रेट। देखो तनु और सांद्र, तो तनु मेनली हम क्या समझ सकते हैं, तनु का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम लोग अपना भाषा में कहते हैं पतला, बहुत पतला है, समझे। जैसे आपको पानी के जैसे एकदम कहता है पतला हो गया, ठीक। जैसे आपको दूध में पानी मिला देते तो क्या होता है, पतला हो जाता है, तो क्या होगा, तनु हो गया, समझ में। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन, तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन क्या होगा कि जिस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। जिस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है तो उसे बोलेंगे तनु विलयन। किंतु जब विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है तो उसे बोलेंगे सांद्र विलयन, ठीक है। तो विलय कम है और विलायक बहुत ज्यादा, विलायक में थोड़े से विलय को बुला दिया गया तो तनु होगा। और जब थोड़ा सा विलयन है उसमें मतलब विलय और उसमें विलायक, उसमें बहुत ज्यादा विलय को बुला दिया गया, ठीक है, तो हो जाएगा सांद्र विलयन। जब विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा होगी तो सांद्र, जब विलय की मात्रा विलायक से कम होगी तो वो तनु हो जाएगा। समझ में आया। कभी कभी होता है ना, जैसे बच्चों को दूध दिया जाता है, बोलता है ज्यादा यानी कि गाढ़ा दूध मत दो, पेट खराब हो जाएगा या डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, यानी पानी मिलाकर उसको पतला कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से पचा लेता है, समझे। तो मतलब क्या, उसी को बोलते हैं डाइल्यूट होना, एक तरह से डाइल्यूट कर देना है ना, एकदम पूरा तरह से एकदम पतला हो जाना, जैसे गाढ़ा और पतला है ना, तो पतला कर देना उसको। चलिए अगला है विलयन की सांद्रता, यानी जो सांद्र विलयन है वो विलयन की सांद्रता होती क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता, देखिए किसी विलयन की शक्ति को सांद्रता में व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन की शक्ति को किसमें व्यक्त करते हैं, सांद्रता में, कि विलयन जितना सांद्र होगा उनकी शक्ति उतनी ज्यादा होगी। जैसे कोई अम्लीय विलयन है तो जितना सांद्र विलयन होगा उतनी उसकी अम्लता ज्यादा होगी। और कोई तनु यानी कि तनु विलयन है तो उसकी सांद्रता कम है तथा यानी उसकी शक्ति भी कम होगी, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता क्या होता है, तो किसी विलयन की शक्ति को सांद्रता में व्यक्त किया जाता है तथा विलयन की सांद्रता वास्तव में विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान होता है। विलयन की सांद्रता क्या होता है, यानी विलायक के यानी विलयन के एक निश्चित आयतन में, है ना। विलयन की सांद्रता क्या है, तो विलयन के एक निश्चित आयतन में विलय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता वास्तव में विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान होता है, कि कितना विलयन है तो उसमें कितना, एक निश्चित आयतन में कितना अधिक विलय उसमें उपस्थित, कितना अधिक विलय को घुलाया गया है, वो होता है विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता की इकाई, तो विलयन की सांद्रता को कई तरह से मापा जाता है, जिसमें हमने पहले लिखा है मोलरता, ठीक है। तो मोलरता क्या होता है, तो मोलरता यानी मोलरिटी। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहेंगे, कि 1 लीटर अगर कोई विलयन है तो उसमें कितने विलय के मोल घुले हुए हैं, ठीक है। पूरा विलयन अगर 1 लीटर का है उसमें विलय का कितना मोल है, ये कहलाएगी विलयन की मोलरता। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए अर्थात इसको हम लिख सकते हैं विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के लीटर की संख्या, कि कितना लीटर विलयन है और उसमें कितना विलय का मोल घुला हुआ है, ये हो जाएगा मोलरता। तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन बोल सकते हैं, यानी विलयन का आयतन लीटर में, कि कितने लीटर विलयन है ना, उतना से भाग लगा देंगे उस विलयन में कितने विलय के मोल है उसमें। तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के लीटर की संख्या था, तो विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब देखो यदि विलय का द्रव्यमान 1 ग्राम है, मान लीजिए यदि विलय 1 ग्राम है और विलय का आणविक द्रव्यमान यानी विलय का जो अनुभार है वो है W ग्राम, ठीक है। विलय का द्रव्यमान ये है, 1 ग्राम विलय है और विलय का आणविक द्रव्यमान होता है W ग्राम मान लो, तो उस विलय का जो मोल होगा यानी विलय के मोल संख्या होगा वो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा A बटे W, यानी विलय के द्रव्यमान में विलय के आणविक द्रव्यमान से भाग लगा देंगे तो उसका मोल निकलेगा। किसी को भी मोल में चेंज करना है तो यानी कितना मात्रा, कितना ग्राम आपको है, कोई पदार्थ को मोल में बदलिए तो वो कितना ग्राम है और उनके आणविक द्रव्यमान क्या, उसमें भाग लगा देंगे तो उसका मोल पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 50 ग्राम ऑक्सीजन है, 50 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में बदलना है, क्या करेंगे, यानी 50 ग्राम ऑक्सीजन है, 50 ग्राम और ऑक्सीजन का जो यानी आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है लगभग 16 ग्राम, है ना। तो 50 बटे 16 भाग लगा देंगे तो हमें इसका मोल पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कितना, 50 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल हुआ, है ना। तो 50 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल हुआ, तो 50 ग्राम ऑक्सीजन को उसके यानी कि अनुसंख्या से भाग देंगे, यानी अनुभार से भाग देंगे, तो यानी ऑक्सीजन का अनुभार होता है यानी 16 ग्राम, ठीक। तो यानी कि विलय का आणविक द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान कर देंगे तो हमें निकलेगा क्या, विलय का मोल,
ठीक है। अब देखो अगर मान लीजिए विलय के लीटर की संख्या, यानी विलय का आयतन जो है भी लीटर है, यानी विलियन का आयतन, अगर विलियन का आयतन जो है भी लीटर है, तब कहेंगे मोलरता क्या होगी, यानी विलय के मोल बटे विलियन का आयतन, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, तो क्या हो जाएगा विलय, यानी परिभाषा से ये होता है विलय के मोल की संख्या बटे विलियन के लीटर की संख्या, अर्थात विलियन का आयतन लीटर में। तो विलय का मोल कितना हो गया A बटे W, अगर 1 ग्राम विलय था और उसका अनुभार W था तो मोल हो गया A बटे W, ठीक है। ये हो गया विलय का मोल, और इसमें भाग लगा देंगे किससे, विलय की आयतन से, अर्थात विलय के लीटर की संख्या से, तो विलियन की संख्या से, बार बार मिस्टेक हो रहा है, तो यानी विलियन की आयतन से विलियन के लीटर की संख्या से, ठीक। ये हो जाएगा A बटे W गुना, इसको गुना में ले जाएंगे तो ये आपका 1 बटे B हो जाएगा, A बटे W गुना 1 बटे B, तो A गुना 1 A, W गुना B, W B A बटे W B हो जाएगा, अर्थात M बराबर हो जाएगा A बटे W गुना B, ये बराबर क्या हो जाएगा, यानी M बराबर हो जाएगा 1 बटे W गुना B, ये आपका निकल जाएगा मोलरता। तो M जो है मोलरता को सूचित करता है, तो यानी मोलरता को अंग्रेजी के बड़ी वर्णाक्षर M से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो मोलरता को M से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मोलरता की जो इकाई होती है ना, यानी वो मोलर होता है, थोड़ा लिखने में, मोलरता की इकाई क्या होता है, मोलर होता है, मोलर यानी मोललता। तो मोललता यानी मोलरता हम लोगों ने पढ़ा, तो मोललता क्या होता है कि प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोललता, अर्थात अगर 1 किलोग्राम विलायक है उसमें विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल है उनकी संख्या को हम लोग बोलेंगे मोललता, ठीक। जैसे अर्थात मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, यानी विलायक के प्रति किलो विलायक में कितने विलय घुले हुए हैं उनके मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहेंगे। प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसलिए कि मोललता बराबर हो गया क्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब मोललता को M से सूचित किया जाता है, मोललता को M से सूचित किया जाता है, मोलरता को भी M से सूचित किया जाता है, वो बड़ी M से सूचित होता है मोलरता, और ये मोललता छोटी M से सूचित होता है। अब देखिए यदि मान लीजिए विलय का द्रव्यमान 1 ग्राम है और तथा विलय का अनुभार W ग्राम है, अगर विलय का द्रव्यमान 1 ग्राम है, ठीक, और विलय का द्रव्यमान 1 ग्राम है और विलय का अनुभार अगर W ग्राम है, इसलिए विलय के मोल की संख्या बराबर हो जाएगा A बटे W, यानी विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभार, ये होता है विलय का मोल की संख्या। किसी भी पदार्थ के मोल निकालना हो तो उनके मोलों की संख्या को निकालने के लिए उनके द्रव्यमान में उनके अनुभार से, यानी किसी पदार्थ का जितना द्रव्यमान है उसमें उनके अनुभार से अगर भाग दिया जाता है तो हमें उनके मोल की संख्या निकलती है। इसलिए यदि विलय का द्रव्यमान 1 ग्राम है और विलय का अनुभार W ग्राम है तो विलय के मोल की संख्या हो जाएगा A बटे W, यानी उनके द्रव्यमान में उनके अनुभार से भाग दिए तो वो हमारा मोल पता चल गया कि कितना मोल होगा, ठीक। तथा विलायक का द्रव्यमान मान लीजिए B kg है, ये kg में लिया हमने विलायक का द्रव्यमान, अगर विलायक का द्रव्यमान B kg है इसलिए मोललता M बराबर हो जाएगा A बटे W गुना B, यानी विलय के मोल हो गया A बटे W और B हो गया आपका विलायक का द्रव्यमान, ठीक। तो A बटे W गुना B ये हो जाएगा हमारा यानी मोललता। अब यदि विलायक का, अगर मान लीजिए विलायक जो है ग्राम में है, यहां मैंने केजी में लिया है, अगर केजी में ना दे करके ये ग्राम में दिया होगा तब हम मोललता कैसे निकालेंगे, तो मोललता M बराबर हो जाएगा A बटे W गुना B गुना 1000 कर देना है, यानी ग्राम को किलो में बदल देना है, तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A बटे W गुना B गुना 1000, ये हो जाएगा मोललता निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। जहां A हमारा क्या है, तो विलय का द्रव्यमान है और W हो गया विलय का अनुभार गुना B हो गया विलायक का द्रव्यमान, ठीक, और गुना 1000 कर दिया। अगर ये B जो है आपका विलायक का द्रव्यमान, ये अगर ग्राम के रूप में दिया है तो 1000 से गुना करना, अगर केजी में दिया है तो 1000 से गुना नहीं करना, तब ऐसा होगा, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान केजी में होना चाहिए। इसलिए लिखे हमने कि विलायक के 1 केजी में घुले हुए विलय के मोल की संख्या को मोललता कहेंगे, कि 1 केजी विलायक में कितने विलय का मोल घुला हुआ है उसे हम लोग मोललता कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सामान्यता यानी नॉर्मेलिटी।
सामान्यता क्या होता है? तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक को सामान्यता कहते हैं। तो विलयन के 1 लीटर में, यानी ये आपको वॉल्यूम में हो गया, तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक को सामान्यता कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। ठीक, सामान्यता को n से सूचित किया जाता है। तो विलय के 1 लीटर में विलय का विलयन, यानी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक, कि विलयन के 1 लीटर में विलय के कितने ग्राम तुल्यांक है, इसे हम लोग कहेंगे सामान्यता। और सामान्यता को हम n से, बड़ी n से सूचित करते हैं। ठीक, तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक को सामान्यता कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। ठीक, और n बराबर हो गया W/FV, जहां W होता है विलय का द्रव्यमान, यानी W है विलय का द्रव्यमान, यानी W अगर W ग्राम विलय है, और F हो गया आपका विलय का तुल्यांकी भार, और V हो गया आपका विलयन का आयतन लीटर में। तो यानी n बराबर हो गया W/FV, जहां W क्या है तो विलय का द्रव्यमान है, ये W विलय का द्रव्यमान, कितना विलय उसमें 1 लीटर में घुला हुआ है, तो विलय का द्रव्यमान, F हो गया विलय का तुल्यांकी भार, और V हो गया आपका विलयन का आयतन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, यदि विलयन का आयतन ml में हो, यानी विलयन का आयतन या विलयन लीटर में है, विलयन का आयतन अगर मान लीजिए मिलीलीटर में है, तो W/FV में गुना कर देंगे 1000 से, क्योंकि अगर मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग होता है, तो यहाँ आपको ये गुना में चला जाएगा भागा से, इसलिए W/FV गुना हो जाएगा 1000। ये होगा विलय, यानी यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो तब। चलिए अगला है प्रति मिलियन भाग, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। ये क्या होता है? तो किसी विलयन के 1 मिलियन, किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में, 1 मिलियन मतलब 10⁻6, ठीक है, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख के बराबर होता है, यानी इसको हम लोग अगर है ना मानक रूप में बदलेंगे 10⁻6 निकलेगा। यानी यदि किसी विलयन के 1 मिलियन भाग, यानी 10⁻6 भाग में उपस्थित विलय के भाग को ppm कहा जाता है, यानी प्रति मिलियन भाग कहा जाएगा, ppm शॉर्ट में लिखे हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलय के भाग को, यानी किसी विलयन को अगर 1 मिलियन भाग में बांटा जाए तो उनमें विलय का कितना भाग है, ये हो जाएगा प्रति मिलियन भाग, यानी ppm। क्लियर है? ठीक, चलिए अब ppm बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ppm बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, अब गुना हो जाएगा 10⁻6, यानी ये हो गया आपका 1 मिलियन। तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान में विलयन के द्रव्यमान से भाग दिया जाएगा और उसमें हम 1 मिलियन से गुना कर देंगे, ये हमारा ppm निकल जाएगा प्रति मिलियन भाग। कि विलयन के 1 मिलियन हिस्सा में से अगर पूरे विलयन को 1 मिलियन भाग किया जाए तो उनमें विलय का कितना भाग है, यानी विलय कितना हिस्सा में है, ये हो जाएगा ppm। ठीक है, चलिए अगला है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन। तो किसी मिश्रण में है ना, किसी मिश्रण में किसी एक घटक के मोल तथा मिश्रण के कुल मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। यानी किसी मिश्रण में, यानी कोई भी मिश्रण या विलयन हो, ठीक, किसी मिश्रण में किसी एक घटक के मोल तथा मिश्रण के कुल मोल के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है, यानी कहते हैं। तो किसी मिश्रण में किसी एक घटक के मोल, मतलब कोई मिश्रण है तो उसमें कई सारे घटक मिलकर मिश्रण बनता है, तो मिश्रण के किसी एक घटक के मोल तथा मिश्रण के कुल यानी कुल मोल, यानी मिश्रण का किसी एक घटक का मोल और मिश्रण का कुल मोल, जैसे मान लीजिए इसमें विलय है, विलय विलायक ये सब मिश्रण मिलके बनता है, तो मान लीजिए कि विलय यानी कि विलय का मोल और पूरे विलयन का मोल का जो अनुपात होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे मोल अंश। चाहे मान लीजिए विलय का मोल निकाले, विलय का मोल अंश भी निकाल सकते हैं, विलायक का भी मोल अंश, यानी विलय का मोल और बटे
विलय का मोल बटे विलयन का मोल, यानी विलय का अनुपात, यानी मान लीजिए विलय का मोल अंश निकालेंगे तो विलय का मोल और पूरे विलयन का मोल का अनुपात कर देंगे तो हमें निकल जाएगा विलय का मोल अंश। अब विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो विलायक का मोल बटे पूरे विलयन का मोल, तो विलायक का मोल अंश निकलेगा। कैसे देखिए, यदि मान लीजिए विलय का मोल n है, यदि n मोल विलय है और छोटी n मोल, छोटी n लिखे हमने विलय का मोल, यदि छोटी n जो है विलय का मोल है और बड़ी n विलायक का मोल है तो विलयन का मोल अंश हो जाएगा, तो विलय का मोल अंश हो जाएगा विलय का मोल बटे पूरे विलयन का मोल। पूरे विलयन का मोल में विलय और विलायक दोनों मिलके बना है, इसलिए ये हो गया विलायक का मोल और ये हो गया विलय का मोल, दोनों जोड़ देंगे तो पूरे विलयन का मोल हो जाएगा, यानी विलय का मोल बटे पूरे विलयन का मोल। पूरे विलयन में आपको आ जाएगा विलायक और विलय दोनों का मोल आ गया, इसलिए n बटे n प्लस n, बड़ी n प्लस छोटी n, ये हो गया विलय का मोल अंश। अब विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो विलायक का मोल बड़ी n है, अब बटे यानी बड़ी n प्लस छोटी n, तो बड़ी n विलायक का मोल और छोटी n विलय का मोल, तो यानी विलायक के मोल में पूरे विलयन का मोल, ये हो गया आपका विलायक का मोल जोड़ विलय का मोल, दोनों मिलकर के पूरे विलयन का मोल हो गया। तो विलायक के मोल में पूरे विलयन के मोल से भाग दिए तो विलायक का मोल अंश निकल गया। ठीक है, चलिए अब लिखे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो विलयन के 100 ग्राम में, अगर विलयन 100 ग्राम है, ठीक, तो विलयन के 100 ग्राम में विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी विलयन के 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम विलयन में विलय का कितना द्रव्यमान है, 100 ग्राम विलयन में विलय कितना है, यानी कितने ग्राम विलय को घुलाया गया है, उनके द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग, यानी उनके द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। यानी विलयन के 100 ग्राम में विलय का कितना द्रव्यमान घुला हुआ है, उनके प्रतिशत को हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी विलय का द्रव्यमान अब बटे पूरे विलयन का द्रव्यमान, पूरे विलयन में विलय कितना है ना, उनका अनुपात करके उसमें 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा हमारा, यानी हमें यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा, यानी कितना प्रतिशत विलय उस विलयन में है, ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत। किसी विलयन में कितना प्रतिशत विलय घुले हुए हैं, इसे हम द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा निकाल सकते हैं। यानी इसमें विलय का द्रव्यमान बटे पूरे विलयन का द्रव्यमान गुना 100 से कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। यह है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत में बदलने का नियम आता है ना आपको, क्योंकि आपको मान लीजिए आप 500 नंबर में से 300 नंबर लाए, इसको अनुपात में क्या लिखेंगे, 300 बटे 500। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना हो जाएगा, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ हो गया विलय को अगर प्रतिशत में बदलना है तो विलय के द्रव्यमान में पूरे विलयन के द्रव्यमान से भाग लगाएंगे तो गुना कर देंगे 100 से, तो ये विलय का प्रतिशत निकल जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत की कितना प्रतिशत आपको विलय उस विलयन में घुले हुए। ठीक है, आयतन प्रतिशत, यानी यहाँ आयतन प्रतिशत लिखे हैं छोटी भी बटे बड़ी भी। छोटी भी हो गया आपको विलय का आयतन और बड़ी भी हो गया विलयन का आयतन। ठीक, यानी आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो विलयन के 100 ml में विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहेंगे। यानी विलयन के 100 ml में अगर 100 मिलीलीटर विलयन है, उनमें विलय का कितना प्रतिशत है ना, विलय का कितना आयतन है, विलयन के 100 ml आयतन में विलय के जो आयतन होंगे उन्हें हम लोग आयतन प्रतिशत कहेंगे। अब इसे निकालेंगे कैसे, तो आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100 से कर देंगे, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100 कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा आयतन प्रतिशत। क्लियर है। अब देखिए ग्राम प्रति लीटर अगला लिखे आप, तो ग्राम प्रति लीटर क्या है, ए बटे भी। ए बटे भी यानी ए हो गया आपका विलय का द्रव्यमान और भी हो गया विलयन का आयतन, यानी प्रति लीटर, यानी विलयन का ये आयतन हो गया। ये हो गया हमारा विलय का द्रव्यमान और भी हो गया हमारा विलयन का आयतन, यानी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में अगर विलयन 1 लीटर है, उसमें कितने ग्राम विलय घुले हुए हैं, इसे हम लोग बोलेंगे ग्राम प्रति लीटर। क्लियर है। तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को ग्राम प्रति लीटर कहेंगे, यानी m बराबर हमने लिखा है ए बटे डब्ल्यू बी, यहाँ m मोलरता है और ए हो गया विलय का द्रव्यमान, डब्ल्यू हो गया विलय का अनुभार, भी हो गया विलयन का आयतन। क्लियर। तो जहां ए हमारा लिख भी दिया यहाँ पे, ए बराबर है विलय का द्रव्यमान, डब्ल्यू है विलय का अनुभार, भी है विलयन का आयतन और ये m मोलरता होता है। अगर मान लीजिए कि इसमें ग्राम प्रति लीटर में भी अगर 1 लीटर हो
तो मोलरता M बराबर हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर बटे विलय का अनुभाग, यानी V के जगह हम 1 डालेंगे, दिया हो गया विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभाग W, तो A बटे W सिर्फ बचेगा तब भी, अगर 1 लीटर हो तब। ठीक है।